हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना। ये हमारी 16वीं क्लास है एसएसटी की। और आज हम करेंगे सितंबर महीने के जो पेपर 2015 में हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। कैंपेन हैव लेड टू न्यू लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन 2006 अ लॉ वाज फ्रेम टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम। कि एक लॉ पास किया गया था। कौन सा लॉ था? कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए थे। तो उसमें से जो कानून बनाया गया था वो कौन सी बात के लिए बनाया गया था? इनमें से कौन सा वो केस था? सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड अब्यूज, अनइक्वल वेजेस या डोमेस्टिक वायलेंस, यौन उत्पीड़न, बाल शोषण, असमान मजदूरी या घरेलू हिंसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इसके लिए कैंपेन चलाया गया था जिसके न्यू लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन 2006 अ लॉ वाज फ्रेम्ड। एक लॉ बनाया गया था महिलाओं को बचाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीडिया इज इनकरेक्ट। इन्होंने क्या पूछा है कि मीडिया की जो इनमें से नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी बात है जो मीडिया के बारे में कही गई है वो गलत है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप ऑन चेंजिंग। कि जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया यूज़ करती है वो लगातार बदलती रहती है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल। कि जनसंचार माध्यमों को एक महत्वपूर्ण कार्य लोगों तक सूचना पहुंचाना है। कि जो इस मीडिया का काम है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन, जानकारियां पहुंचाना। किसके पास? लोगों के पास, आम लोगों के पास। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज अ रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया। कि मीडिया के कामों में कौन हस्तक्षेप करता रहता है? सरकार। कि सरकार इनकी आज़ादी को छीनती है, इसलिए इनके कामों में हस्तक्षेप करती रहती है। मनी इज अर्न थ्रू एडवर्टाइजमेंट। कि जो पैसे हैं किससे कमाए जाते हैं? विज्ञापनों के माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं। तो जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सरकार मीडिया के कामों में हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करती। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज ऑन अ न्यूज़ चैनल डिपेंड्स ऑन। जो कीमत लगेगी, पैसे लगेंगे किस लिए? एडवर्टाइज, अगर हमने कोई विज्ञापन देना है किसी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी और कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने, प्रोडक्ट वाली कंपनी ने, उसने एक विज्ञापन देना है तो उसकी जो लागत होगी उसको, उस चैनल को कितने पैसे पे करने हैं उस विज्ञापन को दिखाने के लिए, तो उसका वो किस बात पर निर्धारित करता है, किस पर निर्भर करता है? द डिमांड ऑफ द व्यूवर्स। की दर्शकों की जो मांग है उस पर निर्भर करेगा। द बिग बिजनेस हाउसेज, की बड़े व्यवसायिक घराने। द कॉरपोरेट सेक्टर, या द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल, की चैनल की लोकप्रियता। तो उसका जो सही उत्तर है वो है द पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल। कि उस चैनल की पॉपुलैरिटी कितनी है, कितने लोग उसको देखते हैं। ये जो हम देखते हैं ना टीआरपी, इस चैनल की टीआरपी इतनी ज़्यादा है, इस चैनल की टीआरपी कम है, वो इसी बात पर निर्भर करता है। जैसे कि जिस चैनल की टीआरपी सबसे ज़्यादा होगी मीन्स कि उसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा चार्जेस करेंगे। क्योंकि उन लोगों के चैनल को, जो चैनल चला रहे हैं उन लोगों के चैनल को बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे, तो इसलिए पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल डिसाइड हाउ मच मनी यू हैव टू पे फॉर एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एंड चूज अ करेक्ट आंसर। इन्होंने कहा है कि इनमें से दो स्टेटमेंट्स हमने कथनों में से पढ़ना है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है PIL जनहित याचिका में से विचार करें और सही उत्तर चुनें। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कि ये क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम गवर्नमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट की काम करने की जो इन्फॉर्मेशन है, हम उससे वो निकलवा सकते हैं कि वो काम कैसे करते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल पटिशन टू सिक्योर जस्टिस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज राइट्स आर वायलेटेड। कि हम, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या समूह को ये क्या करता है, ये पावर्स देता है कि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह सरकार के कामकाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तंत्र है
ये एक ऐसा तंत्र है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने की याचिका दायर करने की अनुमति देता है जिनसे अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। तो इसकी जो पहली लाइन है वो है गलत, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम सरकार की इंफॉर्मेशन को निकलवाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही है कि ये हमें एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिससे हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार वायोलेटेड हो रहे हैं, तो हम उनको उनके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following two statement A and B about the question or session of the parliament and choose the correct answer। इन्होंने पूछा है कि संसद के प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित दो कथनों में से विचार करें और सही उत्तर चुनें। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो संसद के सदस्य हैं सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी चाहते हैं। इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर, कि ये एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका विधान पालिका को नियंत्रित करती है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कि हम ये जो सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के वो उनसे जानकारी चाहते हैं कि आप, क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर वाली बात कही है ये एग्जीक्यूटिव है जो वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, की एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही बनती है किसे, लेजिस्लेटर को। जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही बनती है विधायिका कि उसने कितना काम किया। यही तो उन्होंने बात की है ऊपर कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि हाँ उन्हें जवाबदेही बनेगी और उनको जानकारी भी चाहिए जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं कि आपने कितना काम किया कितना नहीं किया। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है, पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को, तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव की जो जवाबदेही बनती है लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं करती लेजिस्लेचर को। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा और बी गलत होगा। तो इसमें देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए सही है। ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ए फॉल्स नहीं है, ए तो सही है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये भी गलत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो उसका जो डी आंसर है वो उसका सही है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन जुडिशियल रिव्यू एंड चूज द करेक्ट आंसर, कि जो जुडिशियल रिव्यू है न्यायिक समीक्षा पर निम्नलिखित दो कथनों में से ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर ए, द जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन पार्टिकुलर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ देयर इज अ वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर संविधान के बुनियादी ढांचों के साथ अगर उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका संसद द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द कर सकती है। तो अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने पास करवा दिया है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ ये कानून हमारे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो उनके रद्द कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी, अ बिल कैन नॉट बिकेम अ लॉ अनलेस इट इज पास बाय द जुडिशरी, कि एक जो कानून है वो तब तक लॉ या नियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता जब तक वो जुडिशरी द्वारा पास ना किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, पर बी गलत है, क्योंकि जो जुडिशरी होती है वो कोई भी लॉ को रद्द कर सकती है अगर उसे लगता है, बट ये कानून बनने के बाद की बातें हैं। अगर कानून बन गया, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया अपने बहुमत से, तो बाद में देखा गया कि किसी ने केस कर दिया कि मेरे ये कानून का वायोलेशन हो रहा है, कि मेरे ये कानून के जो मौलिक अधिकार मुझे मिले हुए हैं, तो इससे हमारा ये कानून है वो उसे हनन कर रहा है। इस प्रकार वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। तो उससे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को सच में लगा कि हाँ ये कानून है वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, स्ट्राइक डाउन, उस कानून को क्या कर सकते हैं, उसे रद्द कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो सही है, जो बट बी है इसमें बिल कैन नॉट बिकम लॉ, ये सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है। पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा ने अगर किसी कानून को पास कर दिया तो बाद में वो राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और वो कानून बन जाता है। इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता। जुडिशरी इज जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचा के रखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये नहीं होगा। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, ये भी गलत। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो इसका जो डी आंसर है वो सही है।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन सेकुलर स्टेट। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। द स्टेटमेंट डज नॉट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि किसी राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। द स्टेट अलाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रमोट वैल्यू स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रीजन, कि राज्य सरकारी संस्थानों को किसी विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर सी, द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन बट इट डज नॉट मेंटेन प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, राज्य धर्म से लड़ाई से अलग नहीं है, कड़ाई से अलग नहीं है, लेकिन यह धर्म से राज्य से दूरी बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रिलीजन ग्रुप, जो भारतीय राज्य हैं वो किसी भी विशिष्ट धार्मिक समूह से द्वारा शासित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, जो सही आंसर है इसका, द स्टेट अलाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले द प्रमोट वैल्यू स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो बाकी की 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो सही लिखी हुई हैं, सेकुलर की जो डेफिनेशन दी हुई हैं, और ये जो सेकुलर वर्ड था ये 1976 में जोड़ा गया था जब अमेंडमेंट हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि राज्य सरकारी संस्थानों को किसी भी विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए अनुमति नहीं देता, देता है, बल्कि ऐसी बात नहीं है, अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन स्टेट है, जो भारतीय राज्य है उसमें क्या है, कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सरकार पूंजीवादी सरकार है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वहाँ पर सरकार का अध्यक्षीय रूप है, जैसे कि हमारे अमेरिका में है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, पर जो रियल हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर की। जैसे कि जैसे किसी भी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, हमारे यहाँ भी जो राष्ट्रपति है वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, वो सिर्फ नाम वहाँ पर उनका लिखा हुआ है पर वो इतना ज़्यादा काम उनको खास करना नहीं होता। तो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारत की जो इंडियन स्टेट है सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सत्यशोधक समाज टू प्रोपगेट कास्ट इक्वालिटी, जाति समानता का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिराव फुले या घासीदास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ज्योतिराव फुले जी। ज्योतिराव फुले जी ने क्या किया था, सत्यशोधक समाज की एक स्थापना की थी। इसमें से इसका जो इनका क्या मेन मुद्दा था कि हमने कास्ट इक्वालिटी, जातीय समानता थी, उसको हमने प्रमोट करना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बराकपुर ऑन 29 मार्च 1857। तो इनमें से हमने बताना है 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। क्या राजगुरु थे, सुखदेव, मंगल पांडे एंड भगत सिंह। तो उसका जो सही उत्तर है वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे जी को क्या किया था, फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिसर्स पे जिनके अधिकारियों थे उन पर इन्होंने हमला किया था। ठीक है, तभी तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी, 1857 का विद्रोह, सेपॉय मैटोनी भी जैसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी इज करेक्ट। इनमें से पूछा गया है कि ब्रिटिश पैरामाउंसी थी, इनमें से कौन सी बात सही है। इट क्लेम दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वाज सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने दावा किया था कि कंपनी के जो अधिकार हैं वो सर्वोच्च हैं, सबसे ऊंचे हैं, और इसलिए उसकी जो शक्ति है भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। इट emphasized that practical benefit of a system of European learning opposed to Oriental learning, कि इससे प्राच्य विद्या के विपरीत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली के व्यवहारिक लाभों पर जोर दिया। इट डिक्लेयर दैट
नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या घोषणा की? इन्होंने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी, इट डिक्लेयर दैट इफ द इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड बी कन्फेस्टिकेटेड। यह घोषित किया गया कि यदि भारतीय शासक एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर गया तो उसके राज्य को जब्त कर लिया जाएगा। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने क्या कहा था कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी वो सुप्रीम है, ठीक है, और इसलिए क्या होगा, हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट। इसलिए जो इनके पास जो पावर है वो इंडियन स्टेट से ज़्यादा पावर्स हैं, अधिक हैं पावर्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लैनेट हैज रिंग अराउंड। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से वो 3 ग्रह हैं जिन पर क्या है, जिन पर रिंग्स बनी हुई हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रहों के और चारों ओर छल्ले हैं। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, मार्स, सैटर्न, वेन्यूस, नेपच्यून, या सैटर्न, वेनस, मार्स। शनि, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून, शनि, शुक्र, मंगल। तो इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, जो पत्थरों से बने हुए हैं, वो प्लैनेट्स इसमें नहीं आते। जैसे कि MVEM हमने याद किया था ना, MVEM, JSUN, जेसन। M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस एंड N से नेपच्यून। तो ये जो JSU है, ये तीनों प्लैनेट, वैसे तो नेपच्यून भी है, इन तीनों प्लैनेट्स के जो यहाँ पर 3 प्लैनेट्स दिए हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जुपिटर, यूरेनस एंड सैटर्न, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। इन तीनों के आसपास क्या होती है, रिंग होती है। और ये तीनों प्लैनेट, ये जो 4 प्लैनेट हैं, ये रॉकी प्लैनेट है, ठीक है, इनमें नहीं होगी। यहाँ पर मार्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मार्स है, यहाँ पर भी मार्स है, ठीक है। आप इनको तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज अ वाई इज द अर्थ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि पृथ्वी को जियोइड के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसका देखते हैं। अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, कि जो धरती है वो ना तो ज़्यादा ठंडी है ना तो ज़्यादा गर्म है। 2/3 ऑफ द अर्थ सर्विस हैज कवर्ड विद वाटर, कि जो 2/3 धरती है वो क्योंकि पानी से ढकी हुई है इसलिए हम उसे जियोइड कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल ऑन द अर्थ टू सपोर्ट लाइफ, कि जो यहाँ पर कंडीशन है वो अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जिससे जीवन संभव है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। ये हमने NCERT वाली समरी में भी जो हमने शुरू की थी उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, ऊपर से थोड़ी सी ये चपटी है और बीच से थोड़ी सी उभरी हुई है। ये हमारी अर्थ, ये यहाँ से क्या है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी है और यहाँ उभरी हुई है यहाँ से, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, जियोइड की ये शेप बनाती है, इसलिए हम इसे जियोइड कहते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम द अर्थ ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल बिकॉज इट, कि जो हमारी धरती से सिर्फ एक साइड का ही मून का जो है, हमारे चंद्रमा का सिर्फ एक पक्ष ही दिखाई देता है। क्यों? टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम इन मूविंग अराउंड द अर्थ एज द टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, कि ये इतना ही टाइम लेता है जितना ये धरती के आसपास घूमने में समय लगाता है, उतना ही टाइम है खुद के घूमने में भी समय लगाता है। मूव अराउंड ओनली मूव अराउंड द अर्थ बट डज नॉट स्पिन, कि वी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है लेकिन स्पिन नहीं करता। डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ बट ओनली स्पिन्स, कि पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि केवल घूमता है। टेक मोर टाइम इन मूविंग अराउंड द अर्थ देन द टाइम टू कंप्लीट द वन स्पिन, एक स्पिन को पूरा करने के समय की तुलना में पृथ्वी के चारों ओर घूमने में अधिक समय लेता है। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि एक स्पिन को पूरा करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने में ठीक उतना ही समय लगाता है कि जितना वो खुद के घूमने में समय लगाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और मून को खुद के अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है? 27 डेज।
27 डेज लगते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द यूराल माउंटेन सेपरेट्स, जो यूराल पर्वत हैं, यूराल पर्वत या जो यूराल पर्वत है ये किस किस को अलग करते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी की समरी में। अगर आपने वो समरी देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन एशिया एंड यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप। ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका एंड एशिया। एशिया और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, या अफ्रीका और एशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एशिया एंड यूरोप। एशिया एंड यूरोप, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा है? एशिया एंड यूरोप को कौन प्राकृतिक रूप से जो यूराल पर्वत हैं, यूराल माउंटेन्स हैं, इन दोनों को अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक वेव स्टार्ट इज कॉल्ड, कि जो उस क्रस्ट का नाम हमने बताना है, सॉरी क्रस्ट का नहीं, क्रस्ट में उस स्थान का हमने नाम बताना है जहाँ भूकंप की लहरें शुरू होती हैं। जैसे कि भूकंप आता है ना, तो उसका जब वो शुरू होती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, हमने वो बताना है। उसको कहते क्या हैं हम? फोकस, एपिसेंटर, क्रेटर एंड सेंटर। केंद्र, एपी केंद्र, इसे हम एपी फोकस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? उद्गम केंद्र, अभिकेंद्र, अधिकेंद्र और क्रेटर और केंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोकस। फोकस इज द राइट आंसर। ये जब भूकंप आता है, ये यहाँ से जैसे भूकंप आ रहा है, तो ये क्या है हमारी, ये धरती के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा सरफेस है अर्थ का, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है। तो जब भूकंप आएगा तो क्या होगा, जहाँ से ये शुरू हुआ, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है? ये फोकस है। ये क्या है? फोकस। और ये जहाँ पर ये आ रहा है धरती की सतह पर, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एपीसेंटर। इसे हम क्या कहेंगे? एपीसेंटर। ये एग्जाम में अक्सर आपसे ये पूछा जाता है, भले वो कोई एग्जाम हो, एपीसेंटर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसमें से हमने वायुमंडल की उस परत का नाम बताना है जो कि एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए बहुत ही अधिक आदर्श है, जहाँ पर हम आसानी से उड़ा सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसका क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में जो सारी नेचुरल जो भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि बारिश हो गई, बिजली कड़की, ये सारा कहाँ पर होता है? वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो यहाँ पर जो एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होती, इसके ऊपर ही जस्ट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो हम उसको प्रेफर करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो खाने पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो देखते हैं, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी या इंसोलेशन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंसोलेशन। जो हमारी धरती पर किरणें आती हैं, सूरज की किरणें, उससे जो धरती गर्म हो जाती है, ठीक है, फिर बाद में वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। तो ये होता है इंसोलेशन। और इसका जो सही उत्तर होगा, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंसोलेशन इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमेजोन बेसिन इज करेक्ट? कि अमेजोन रिवर है फ्लो थ्रू द इक्वेटोरियल रीजन इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। कि अमेजोन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द अमेजोन रिवर फ्लो थ्रू द इक्वेटोरियल रीजन इन द वेस्टर्न बेसिन। अमेजन नदी पश्चिमी दिशा में भूमध्य क्षेत्र से होकर बहती है। द अमेजन रिवर फॉर्म डेल्टा कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। अमेजोन नदी डेल्टा को मैंग्रोव जंगलों से ढकती है। ऑप्शन नंबर डी, द अमेजोन रिवर बेसिन ड्रेन पोर्शन फ्रॉम ब्राजील, पेरू, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। कि अमेजोन नदी है बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना से नालियों का भाग है। या अमेजोन बेसिन फॉल्स इन द इक्वेटोरियल रीजन। अमेजोन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ती है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये इसी रीजन में पड़ती है, इक्वेटोरियल रीजन में ही पड़ती है। इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रोडवे ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड?
कि इनमें से कौन सा विश्व में भारत का सबसे अधिक जो सड़क है वो सबसे लंबी सड़क है, मनाली ले, शिलोंग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर या ईटानगर पासीघाट। तो उसका जो सही उत्तर है वो है मनाली ले। ये विश्व का सबसे लंबा रोडवे है यहाँ पर भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट अ मिटिगेशन मैकेनिज्म टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स, कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सी तकनीक भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए शमन तंत्र नहीं है, कि ठीक नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स टू स्टॉप लैंड स्लीपेज, डिक्रीजिंग वेजिटेशन टू कवर अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, ensuring surface drainage control work to restrict the movement of landslides, hazard mapping to identify area prone to landslides। जमीन को फिसलने और से रोकने के लिए रिटेंशन दीवारों का निर्माण करना, भूस्खलन को रोकने के लिए जो वनस्पति है उसकी घटती वनस्पति का आवरण करना, भूस्खलन की गति को प्रतिबंधित करने के लिए सतह जल निकासी नियंत्रण सुनिश्चित करना, या ऑप्शन नंबर डी भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए खतरा मानचित्रण। तो इसका जो सही उत्तर होगा डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, की जो वेजिटेशन घट रही है वो नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने नॉट पूछा तो ये टेक्निक नहीं है, ये इसका ऑपोजिट ही हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा सही। तो इसका जो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।